कभी कभी इंसान अपनी सबसे बड़ी भूल तब करता है जब वो सोचता है कि कुदरत उसे माफ कर देगी। एक नदी है जो किसी नक्शे पर नहीं मिलती, एक जंगल है जहां सन्नाटा भी चीखता है, और एक कबीला है जो इंसान के मांस का स्वाद लेता है। चार लोग जिन्होंने एडवेंचर के नाम पर उस रास्ते को चुना जिसे सदियों से खून से धोया गया है। अब वो भाग नहीं सकते, लौट नहीं सकते, क्योंकि अब उनकी सांसों की कीमत किसी और की भूख बन चुकी है। ये सिर्फ जंगल की एक ट्रिप नहीं थी, ये था एक तरफा टिकट। तो कुर्सियों की पेटियां कस लीजिए, क्योंकि हम चलने वाले हैं एक ऐसी कहानी में जहां हर मोड़ पर मौत है और हर सीन एक बद्दुआ। कहानी रिवर ऑफ ब्लड की। फिल्म शुरू होती है साउथ ईस्ट एशिया के जंगलों से, जहां एक लॉगिंग ऑपरेटर अपने कुछ स्टाफ मेंबर के साथ पेड़ काट रहा था। उसे बार बार जंगल में किसी अनजान चीज के होने का एहसास हो रहा था। उसने पहले तो उसे इग्नोर किया, लेकिन फिर उसने वहां जाकर देखा तो उसे पता चला कि उसके स्टाफ मेंबर को किसी ने बुरी तरह मार दिया है। उसकी कटी अंगुली और डेड बॉडी देखकर लॉगिंग ऑपरेटर की फट के हाथ में आ जाती है और वह जान बचाकर भागने लगता है। वह भागते भागते एक ट्रैप में गिर जाता है, लेकिन वहां पर वह मरते मरते बचता है और बड़ी मुश्किल से बाहर निकलता है। लेकिन वहां से निकलकर वह एक फंदे में फंस जाता है और कुल्हाड़ी भी नीचे गिर जाती है। और तभी आता है जंगल में रहने वाला एक आदमी जो उसके सर पर वार करता है। इसके बाद दो बचपन के दोस्तों को उनकी खूबसूरत पत्नियों के साथ दिखाया जाता है, जो अपना क्वालिटी टाइम बिताने के लिए आए होते हैं। रिची ने सबको बताया कि उसने अपनी कंपनी अच्छे दामों में बेची है, जिसकी खुशी में वह सबको कयाकिंग पर ले जाने वाला है, जिसका खर्च वह खुद उठाएगा। अजय रिची की कामयाबी से जल रहा था। उसने खुद बॉस की इकलौती बेटी से शादी की है, जिससे वो फ्यूचर में अपने बॉस की कंपनी का मालिक बनने वाला है। और निक ने खुद के दम पर कामयाबी हासिल की है, और इसी बात की अजय को जलन है कि वह अपने दम पर कुछ नहीं कर पाया। सभी तैयार होते हैं और इनका गाइड निक आता है, जो सभी को लाइफ जैकेट देता है। और निक की गाइडेंस में सभी कयाक बोट पर सवार नई यात्रा के लिए रवाना हो जाते हैं। आगे जाकर निक लोगों से सिक्योरिटी कंफर्म करके सबसे मोबाइल ले लेता है, ताकि इनका एक्सपीरियंस खराब न हो। लेकिन अजय अपना फोन नहीं देता। माया के पूछने पर निक सबको बताता है कि मेरे परदादा के दादा यहाँ आने वाले पहले इंसान थे। फिर एक दिन उनको यहाँ पर एक आदिवासी कबीला मिला और फिर वो अचानक से गायब हो गए। उनको उस कबीले के मल में इंसानी हड्डियों के अवशेष मिले थे, यानी वह कबीला आदमखोर है। वह बताता है कि यह जंगल उनका घर है और बहुत सालों से बाहर के लोग इस जंगल के नेचुरल रिसोर्सेज को लूटने के लिए लगातार जंगल को बर्बाद कर रहे हैं। इसलिए वह कबीला बाहर के लोगों को मारकर खा जाता है। इसके बाद दो राइडर्स को दिखाया जाता है जो आदमखोर कबीले की कहानियों को झूठा मानकर आगे बढ़ जा रहे थे और वार्निंग बोर्ड को इग्नोर करके जंगल के और अंदर चले जाते हैं। लेकिन तभी पीछे चल रहे लड़के को कोई दबोच लेता है और लड़की आगे जाकर गिर जाती है। लेकिन जब वह पीछे देखती है तो उसका बॉयफ्रेंड नीचे गिरा हुआ था। वह उसके पास जाकर उसे संभालती है तो वहां पर उसका सर धड़ से अलग पड़ा था। वह बुरी तरह डर कर इधर उधर भागने लगती है। भागते भागते वह एक गुफा तक पहुंचती है और वहां जाकर वह मोबाइल पर रिकॉर्डिंग बनाने लगती है। लेकिन तभी कोई शख्स आकर उसे भी जान से मार देता है। उधर वह सभी रात गुजारने के लिए कैंप लगाने लगते हैं। रात होती है और सभी सो जाते हैं, लेकिन निक और माया बातें कर रहे थे, जहां पर वह अपने परदादा के दादाजी की फोटो दिखाता है और कहता है कि वे भी यहाँ पर जंगल के नेचुरल रिसोर्सेज के लिए आए थे। वे बहुत बहादुर थे। फिर निक उस लॉगिंग ऑपरेटर के बारे में बताता है कि एक बार एक लॉगिंग ऑपरेटर जंगल में पेड़ काट रहा था, लेकिन उसे कबीले वालों ने पकड़ लिया और उसे अपने कबीले में ले गए। उन्होंने उसे बुरी तरह घायल करके छोड़ दिया, क्योंकि उनके पास खाना ताजा रखने के लिए कोई फ्रिज नहीं था। इसलिए वह अपने शिकार को खुला छोड़ देते हैं ताकि वह ताजा और फ्रेश रहे, और जब उन्हें भूख लगे तो वह उसका शिकार कर ले। फिर सभी एक दूसरे को गुड नाइट करके सो जाते हैं। थोड़ी देर बाद जैस्मीन टॉयलेट करने के लिए उठती है और जब वह वापस लौट रही होती है तो अजय आकर उसे पीछे से दबोच लेता है। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि अजय और जैस्मीन का अफेयर चल रहा है। अजय ने जल्दी ही माया को तलाक देकर उससे शादी करने का वादा किया था, लेकिन यहाँ पर जैस्मीन समझ जाती है कि अजय सिर्फ उसे बेवकूफ बना रहा है, इसलिए वह उससे नाराज होकर चली जाती है। सुबह जब सब उठते हैं तो देखते हैं कि रिची यहाँ से गायब है, और साथ ही वह बैग जिसमें सबके मोबाइल थे, और नीक की कयाक भी गायब थी। इन सब का यही मतलब था कि रिची मोबाइल वाला बैग और नीक की कयाक लेकर कहीं चला गया है। ये सभी तय करते हैं कि बहती नदी के साथ वह रिची को ढूंढेंगे।
यहाँ पर माया और निक सबको उन जंगली आदिवासियों वाली बात बताते हैं। अब निक बहुत डर रहा था और यहाँ से जाना चाहता था, लेकिन अजय निक को कहता है कि तुम हमारे गाइड हो, सबको सुरक्षित पहुंचाने की तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम हमें ऐसे अकेला नहीं छोड़ सकते। अब निक को भी रियलाइज होता है कि उसे भी रिची को ढूंढने में इन सब की मदद करनी चाहिए। इसलिए अब सभी रिची को ढूंढने के लिए उस आदमखोर आदिवासी कबीले के इलाके की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं। कुछ दूर जाकर ये रुकते हैं जहां पर इनको रिची की लाइफ जैकेट मिलती है। निक यहाँ कयाक बोट का ध्यान रखने के लिए रुकता है, क्योंकि अगर यहाँ कोई नहीं रुका तो कयाक बोट नदी में बह जाएगी। माया, एजे और जैस्मीन तीनों रिची को ढूंढने के लिए चले जाते हैं और पीछे से निक को बहुत ही ज्यादा डर लग रहा था। उसे लग रहा था कि कोई तो उसके आसपास है, इसलिए वह चाकू लेकर कंफर्म करने के लिए उस तरफ जाता है और जाते जाते वह एक जगह पहुंचता है जहां पर लोगों के चश्मे, चाबी, छल्ले, कपड़े और जिन लोगों को उन कबीले वालों ने खाया था उनके कपड़ों में भूसा भर के उनका पुतला बनाया हुआ था। यहाँ पर उसे अपने परदादा के दादा का पुतला भी मिल जाता है, जिससे कंफर्म हो जाता है कि उसके दादा को भी इन कबीले वालों ने मारकर खा लिया था। तभी निक को पता चलता है कि यहाँ पर उस कबीले का एक आदमी सो रहा है, लेकिन अचानक वह जाग जाता है और निक के पीछे लग जाता है। निक जल्दी से भागकर अपनी कयाक बोट पर बैठ जाता है और यहाँ से भागने लगता है, लेकिन वह आदिवासी कबीले वाला आदमी नदी में अंदर नहीं आता, जिससे निक भी रुक जाता है। तभी पीछे से दूसरा आदमखोर पानी से निकलकर आता है और निक का गला काटकर उसे मार देता है। उधर एजे, माया और जैस्मीन रिची को ढूंढते ढूंढते उसी गुफा तक पहुंच जाते हैं जहां पर उस राइडर लड़की को कबीले के आदमी ने मारा था। यहाँ हूप करके रिची आता है और सभी डर जाते हैं। जैस्मीन ने उससे कैंप छोड़ने का कारण पूछती है। वो बताता है कि कल रात में सो नहीं पाया और पेट में भी गड़बड़ हो रही थी। शायद मैंने नदी का ज्यादा पानी पी लिया होगा। मैं थका था, मैंने कयाक ली और जीप ढूंढने के लिए निकल गया और यहाँ पहुंच गया। जैस्मिन ने रिची से पूछा कि ठीक है, वह मोबाइल वाला बैग कहाँ पर है, जल्दी दो, हमें कॉल करके मदद मंगवानी है। लेकिन रिची कहता है कि मोबाइल वाला बैग मैं लाया ही नहीं था, मैं तो केवल कयाक बोट लेकर आया था। ये सब अंदाजा लगाते हैं कि हो सकता है निक ने इन सबको डराने के लिए मोबाइल वाला बैग कैंप में छोड़ दिया होगा। और फिर सभी यहां से जाने लगते हैं। थोड़ी देर बाद माया और जैस्मिन आगे निकल जाती है और पीछे रिची और एजे में बहस होने लगती है। रिची कहता है कि मैंने बड़ी मेहनत से अपनी कंपनी को खड़ा किया है, लेकिन तुम जिंदगी भर लड़कियों के चक्कर काटते रहे और अपने बॉस की बेटी को पटाकर उससे शादी कर ली और आसानी से सक्सेस पा ली। माया कितनी सुंदर लड़की है, लेकिन अब वह भी तुम्हारे लिए काफी नहीं है। तुम्हारा फोन सूख गया है, तुम्हें इसे लॉक करना चाहिए था। भाई लोगों, इसका मतलब ये था कि रिची ने एजे का फोन देख लिया था और उसे जैस्मीन और एजे के अफेयर की बात भी पता चल चुकी है। ये जब वापस लौटते हैं तो इनको निक कहीं नहीं मिलता, लेकिन उसका चाकू यहाँ पर मिलता है, जिसे लेकर यह कयाक बोट में बैठकर आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन थोड़ी दूर आगे जाने पर इनको निक की कयाक बोट मिल जाती है, जिसे फॉलो करते हुए यह किनारे तक आते हैं जहां पर एक पतीले में पानी उबल रहा था। आगे जाकर जैस्मिन देखती है तो सामने का दृश्य देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि पतीले में निक का सर उबल रहा था, जिसे देखकर सबको उल्टी होने लगती है और सभी डरकर यहां से भागने लगते हैं। लेकिन यहां पर एजे रिची पर भड़क जाता है और उसे कहता है कि निक तुम्हारी वजह से मारा गया, अगर तुम कैंप छोड़कर नहीं भागते तो हम तुम्हारे पीछे नहीं आते और निक भी आज जिंदा होता, ये तुम्हारी गलती है। लेकिन रिची भी एजे को कहता है कि मेरी नहीं, ये तुम्हारी गलती है। लेकिन भाई लोगों और दोस्तों, यहाँ पर असल में एजे की भी गलती है, क्योंकि रिची को उसकी पत्नी और बचपन के दोस्त ने धोखा दिया था, जिससे वो कैंप छोड़कर भागा था। लेकिन माया इनको कहती है कि वह जानते हैं कि हम यहाँ पर है, जल्दी यहाँ से निकलो। सभी यहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन थोड़ी दूर जाने पर ये लोग देखते हैं कि नदी के रास्ते में पेड़ गिरा हुआ है और उधर कबीले का एक आदमी भी इनके पीछे लग जाता है। ये जल्दी जल्दी अपनी कयाक बोट को पेड़ के नीचे से उस पार पहुंचाने लगते हैं, लेकिन इतने में कबीले का आदमी इन पर हमला कर देता है। बहुत मस्त वाली फाइट होती है। रिची भी घायल हो जाता है, लेकिन अंत में सभी मिलकर उस आदमी को मार देते हैं और इससे पहले कि बोट पानी में बह जाए उन्हें पकड़ने के लिए जाते हैं। उधर वह कबीले वाला आदमी घायल होता है। वह मरा नहीं था और रेंगते रेंगते किनारे तक आता है, लेकिन उसे उसी के कबीले का आदमी मारकर उसका दिल निकालकर खा जाता है। रिची का ब्लड बहुत ज्यादा बह रहा था, इसलिए माया एजे की शर्ट से कपड़ा फाड़कर उसका बहता हुआ ब्लड रोकती है और फिर सभी आगे बढ़ने लगते हैं। चलते चलते रात हो जाती है
और फिर सभी एक जगह रुकते हैं और आज रात यही बिताने का तय करते हैं। और यह भी तय करते हैं कि 2 जने बारी बारी से पहरा देंगे और 2 जने सोएंगे। एजे और जैस्मिन सो जाते हैं और रिची और माया पहरा देते हैं और बातें करने लगते हैं। रिची माया को बताता है कि जैस्मिन मां बनने वाली है और दुख की बात यह है कि उसका पिता मैं नहीं हूं, क्योंकि मैंने कुछ टेस्ट करवाए थे जिससे मुझे पता लगा कि मैं कभी पिता बन ही नहीं सकता। लेकिन मैं फिर भी जैस्मिन का साथ दूंगा अगर वो चाहे तो। थोड़ी देर बाद एजे नींद से उठता है और अपना फोन लेकर कीचड़ की तरफ जाता है और अपना फोन और चाकू पास में रखकर उसमें जाकर बैठ जाता है और पूरा कीचड़ अपने शरीर पर लपेट लेता है और उसमें सो जाता है, जिससे वो एकदम कीचड़ में इनविजिबल हो गया था। तभी कुछ देर बाद वह कबीले वाला दूसरा आदमी आता है जो एजे को नहीं देख पाता। जैसे ही वह आदमी आगे बढ़ता है तो एजे मौका पाकर चाकू उठाता है और उस पर हमला कर देता है। दोनों में खूब फाइट होती है, लेकिन कबीले वाला आदमी एजे के सर पर कुल्हाड़ी मारकर उसे अधमरा कर देता है। लेकिन तभी रिची आकर उसे पीछे से दबोच लेता है और एजे फिसलता हुआ नीचे जाता है और पत्थर से टकराकर बेहोश हो जाता है। लेकिन थोड़ी देर बाद उसे होश आता है और वह रेंगते हुए धीरे धीरे सावधानी से आगे बढ़ता है और देखता है कि वह कबीले वाला आदमी रिची को बांधकर घसीटते हुए ले जा रहा होता है। एजे चाकू लेकर धीरे धीरे रिची के पास आता है। उधर कुछ कबीले वाले आदमी बात कर रहे थे। एजे रिची को नहीं बचाता और कहता है कि मैं वादा करता हूं कि मैं माया और जैस्मिन को बचा लूंगा। यह कहकर वो चला जाता है और रिची को कबीले वाले ले जाते हैं। उसे बांधकर उसे पैर से घायल करके छोड़ देते हैं और अपने बच्चों को उसके पीछे लगा देते हैं ताकि वो भी शिकार करना सीखें। एजे जैस्मिन और माया के पास आकर उन्हें बताता है कि रिची जीप लेने चला गया है। माया समझ जाती है कि रिची अब नहीं रहा, लेकिन वह जैस्मिन को सांत्वना देने के लिए कहती है कि हाँ, वह जीप लेने के लिए गया है, वह जल्दी ही जीप लेकर आ जाएगा और फिर हम सभी बच जाएंगे। वह सभी धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, लेकिन तभी कबीले वाले उनके पीछे पड़ जाते हैं। इसलिए वे नदी में उतरकर नदी के रास्ते आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन कबीले वाले उनके आगे से भी उनकी तरफ आ रहे थे। इसलिए एजे, माया और जैस्मिन नदी के दूसरी तरफ भागने लगते हैं और भागते भागते जैस्मिन कबीले वालों के बनाए गड्ढे में गिर जाती है और एक धारदार लकड़ी उसकी बाजू में लग जाती है। वह बहुत चिल्लाती है। एजे बड़ी वाली बैल तोड़ कर लाता है और उसके सहारे माया गड्ढे में उतरती है और फिर एजे जाकर चाकू लाता है और गड्ढे में गिराता है। चाकू लेकर माया जैस्मिन की बाजू में लगी लकड़ी को काटती है और दोनों उसे बचाकर गड्ढे से बाहर निकालते हैं। सभी बहुत बुरी तरह थक चुके थे और एक झरने से नीचे कूदकर इस नदी के सहारे आगे बढ़ने लगते हैं। आगे बढ़ते बढ़ते इनको इनकी बहकर आई कयाक बोट मिल जाती है, जिसमें बैठकर यह अब यहां से जाने लगते हैं। ये बहुत थक गए थे, इसलिए लंबा सफर तय करने के बाद यह एक जगह रुकते हैं और एजे बोट से बाहर निकलकर किनारे पर आता है और अपने मोबाइल से वीडियो बनाने लगता है, क्योंकि उसे अब उम्मीद नहीं थी कि वे लोग जिंदा बचेंगे भी या नहीं। इसलिए वह वीडियो बनाकर बाकी लोगों को मैसेज देना चाहता है कि वह यहाँ पर नहीं आए, यहाँ उनकी जान को बहुत खतरा है। वह मोबाइल रखकर चला जाता है और कुछ देर बाद वहीं पर वह कबीले वाला आदमखोर पहलवान आता है और एजे का मोबाइल उठाकर उसे देखने लगता है, जिसमें एजे बोल रहा होता है। लेकिन अंत में एजे उस आदमखोर कबीले वाले पहलवान को वीडियो में गाली देता है। मित्रों और दोस्तों, इसका मतलब यह था कि एजे पहले से जानता था कि वह कबीले वाला पहलवान यहां आकर इस मोबाइल को जरूर देखेगा। तभी एजे पीछे से आकर उस कबीले वाले आदमी पर हमला करता है, जिससे उस आदमी की छुर्री नीचे गिर जाती है और अब दोनों में भयंकर युद्ध होने लगता है। लेकिन कबीले वाला आदमखोर आदमी बहुत ताकतवर था, जो एजे पर भारी पड़ता है। वह एजे को पकड़कर उसके चाकू को तने पर घोंप देता है और उसे बैल से फांसी लगाकर उसे लटका देता है और माया और जैस्मिन पर लपकता है। लेकिन एजे पीछे से बड़ी मशक्कत से तने पर लगा वह चाकू लेकर बैल को काटता है और उसी पर लटककर वह चाकू उस कबीले वाले आदमी की तरफ फेंकता है, जिससे चाकू उसकी पीठ में जाकर लगता है। आदमी उस चाकू को अपनी पीठ से निकालकर लड़कियों पर झपट पड़ता है, लेकिन एजे भी उस पर टूट पड़ता है। माया जैस्मिन को वापस बोट पर लेकर जाती है और उधर वह कबीले वाला आदमी फिर से एजे पर भारी पड़ने लगता है और उसे पकड़कर दांतों से उसकी गर्दन को काटने ही वाला होता है कि तभी एजे को उसका बड़ा हथियार मिल जाता है, जिससे वह उस आदमी की गर्दन को दबोच लेता है और पूरी ताकत लगाकर उसकी गर्दन धड़ से अलग कर देता है। और इस तरह वह कबीले वाला आदमखोर पहलवान आदमी मारा जाता है। लेकिन इतने में कबीले के और भी आदमी आ चुके थे और एजे अपने दोस्त रिची से वादा कर चुका था और उसे अब पछतावा भी था कि उसने जानबूझकर अपने दोस्त को नहीं बचाया।
इसलिए वह वही हथियार लेकर उस आदमखोर कबीले के आदमियों की तरफ बढ़ता है। लेकिन पीछे से माया और जैस्मिन उसे बार बार पुकार रही थी कि अजय वहां मत जाओ, वापस लौट आओ, हमें यहां से चलना है। लेकिन अजय उनकी बात नहीं सुनता और कबीले वालों पर टूट पड़ता है और खचाखच खचाखच उन्हें काटने लगता है। लेकिन वो बहुत सारे थे, इसलिए उन्होंने मिलकर अजय के टुकड़े टुकड़े कर दिए और उसे नोच कर खा गए। इस तरह दोनों बचपन के दोस्त मारे जाते हैं और माया और जैस्मिन बच जाती है। दोनों बड़ी मुश्किल से आगे बढ़ती है और एक पहाड़ी पर पहुंचने के बाद उन्हें एक गाड़ी मिल जाती है। गाड़ी वाला कपल उन्हें बचाकर ले जाता है और इस तरह दोनों की जान बच जाती है।